जी, हम डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। कोई भी डिज़ाइन हो, जितने बेशुमार डिज़ाइन है वेरिएंस एनालिसिस के, अनकाउंटेबल, और इसमें ये एक इसको कहते हैं रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, RCBD। आप अमूमन सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, RCBD इसमें रेप्लिकेट लिए जाते हैं, नंबर 1। और इसमें इंटरेक्शन नहीं लिया जाता, यानी होता है ना V क्रॉस T, यानी वैरायटी जरब ट्रीटमेंट। अगर वो आ जाए तो वो आपका जो टेबल है वो RCBD के साथ वो फैक्टोरियल उसको कहलाएंगे आप, क्योंकि वो फैक्टर एनालिसिस है। अगर आप फैक्टर ले रहे हैं तो दैट इज समथिंग एल्स, वो हमारा अभी डिस्कस करने का तरीकाकार उसमें वो नहीं है। मगर जो बच्चे ट्रीटमेंट के साथ काम कर रहे हैं वो ये समझे कि दीज आर दी ट्रीटमेंट। अच्छा, वो ये समझे कि दीज में बी दी वेराइटीज। ओके, अब हमारे पास ये कोई ट्रेट है, दैट इज योर वाई वेरिएबल, यानी ये ट्रेट वो है जो आपने मैयर की। अच्छा, ये है वैरायटी जो आपने चूज की, ये है ट्रीटमेंट जो आपने चूज किए, 25 और 122 n-1 करके गिनते हैं। और ये है इफेक्ट साइज जो वेरिएशन कॉज करने में अपना रोल प्ले कर रहा है, यानी रेप्लिकेट की वजह से सीड थिकनेस में वेरिएशन 2.94% है। अच्छा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के जब आप रिजल्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप डिजाइन का तारुफ करवाते हैं। डिजाइन का तारुफ कैसे करवाएंगे? अगर मैं इसको लिखूं कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाज परफॉर्म्ड अंडर 25 replications। एप्लीकेशंस ब्रैकेट में लिखने के ये ब्लॉक्स थे, एंड 122 जीनोटाइप for 122 genotype and 122 genotypes were observed। अब 122 जीनोटाइप्स क्या है? कैन बी टेकन एज ट्रीटमेंट। सबसे पहले अब आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज से मुराद ये वाला हिस्सा। अगर ये नहीं लिख रहा है तो मीन स्क्वायर लिख दें, क्योंकि सारे लोग ये वाली परसेंटेज यूज नहीं करते। हालांकि ये आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। तो अब आप क्या कहेंगे? जिसका सबसे कम मीन स्क्वायर है, ये एफ वैल्यू है उसकी, दैट इज रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, यानी दिस डिवाइड बाय दिस, आंसर विल बी दिस। अगर ये आंसर 2 या 3 से ज्यादा है, इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम के होते हुए, वो हाईली सिग्निफिकेंट गिना जाता है। तो पी वैल्यू, यानी अगर आपको ऑप्शन में लिखना है कि अफेक्ट या सीड थिकनेस, जैसे मर्जी मुख्तलिफ वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, इज सिग्निफिकेंटली। जब आप सिग्निफिकेंटली लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिख देते पी वैल्यू इतनी लेस देन 0.05। सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय ब्लॉक्स या रेप्लिकेट्स। आपने रेप्लिकेट नहीं लिखना, आपकी तरफ अगर वो वैरायटी है तो वैरायटी लिखेंगे, ब्लॉक्स है तो ब्लॉक्स लिखेंगे, ब्लॉक्स एज वेल एज जीनोटाइप्स। यानी ये सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड का मतलब क्या है कि जो मेजर पोर्शन ऑफ वेरिएशन है, यानी आप लिखेंगे अबाउट 2.94% and 48% variation has been captured by blocks and genotypes। स्पेलिंग के लिए एक्सक्यूज मी फॉर दैट, क्योंकि वो टाइपिंग जल्दी जल्दी को चेक। 2.94, 48% वेरिएशन इन सीड थिकनेस, यानी सीड थिकनेस की जो वेरिएशन हमने देखी, कहां से? यहां से लेके यहां तक 3.6, 2.4,
2.3 से लेकर 3.6% के दरमियान जो वेरिएशन है उसमें 2.94% रोल रेप्लिकेट का है, यानी आपके यहाँ अगर वेराइटीज हैं तो वेराइटीज का है, और 48% रोल जीनोटाइप का है। जी स्टूडेंट्स, अब ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ आ गया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और तमाम एनोवा किसी भी किस्म का आपने एनालाइज करना हो तो सबसे पहले आप पी वैल्यू देखते हैं, इफ दैट इज स्मॉलर देन 0.05, so you will say the effect of this and this source of variation is significant on the variation of this. The seed thickness is varied, this source of variation, this source of variation and this source of variation. यानी ये तीन फैक्टर्स हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में जो इस वेरिएबल को, इस पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, इस पैरामीटर के चेंज होने में जिनका रोल है। जी स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ आई बात की? तो हमारा जो ये पैरामीटर है सीड थिकनेस, उसके चेंज होने में जो 2.9% वेरिएशन में रोल है वो रेप्लिकेट का है, 48% ये है, और एरर मीन अननोन वेरिएशन, ये किसी और वजह से हो सकती है, मिट्टी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वाटर की वजह से, एनी अदर फैक्टर विच वी कुड नॉट कैप्चर, वो 49% इन्वायरमेंटल वेरिएशन है, उस वजह से दिस इज कॉल्ड एरर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एवरीथिंग यू डिटरमिन within the source of variation like replicate or genotype for your F test, you will divide it with this. For example, 0.441 divided by 0.061 is equal to this one. अच्छा, 1.43 divided by 0.06 will be this one. तो F वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना वो सिग्निफिकेंट की तरफ जाएगा, उतना इसका रोल ज्यादा है। यानी ये F वैल्यू क्या है? योर नोन एंड अननोन रेशियो। बड़ी मरतबा मैंने स्टैट की क्लास पढ़ाते हुए भी बहुत सारे बच्चों को इस बात का जिक्र किया है कि एफ वैल्यू को जरूर देखा करें। एफ वैल्यू अगर आप इसमें चेक करना चाहें, आप पहले इसको अगर समझ लेते हैं ना, फिर आपको सारा समझ आ जाएगा कि ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। मसलन हम कहते हैं 0.441 डिवाइडेड बाय 0.061, नाउ व्हाट वुड बी द आंसर? 2.24। शाबाश, यस, दिस वन इज द आंसर। 2, 3 और 2, 4 अगर हम पूरा लिखेंगे और ये साइन आउट करें तो उसके साथ यही आंसर आता है। ओके, अगर हम इसकी जगह लिख देते हैं, हमने क्योंकि ये राउंड ऑफ किया हुआ है, हम लिख देते हैं 1.43। ओके, व्हाट वुड बी द आंसर? 23.49 ऑलमोस्ट। इस तरह से ये आंसर आ जाता है अगर एफ वैल्यू के साथ उसको आप लें। तो एफ वैल्यू 2 या 3 से ज्यादा बड़ी हो। अच्छा, अब हमारे पास एक क्रिटिकल रीजन होता है, उसको हम लिखते हैं एफ डिस्ट के साथ। जब हम ये लिखेंगे, वो ये कह रहा है कि कितनी वैल्यू है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो आप अपनी वैल्यू नोट कर सकते हैं। मसलन हमारे पास जो वैल्यू है एफ की वो है 7.24। हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। 24 पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर की होती है 2904। अब जो आंसर आएगा, लुक एट दिस, ये हमारे पास आंसर आया है पी वैल्यू की सूरत में। अगर आप इसको वो नंबर में लेके जाएंगे, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। 7.24 नहीं, हमारे पास आता है 23, यस ये वाला है 23.49। तो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 121, दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2904, यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये 3 डिजिट हमने किए हैं। तो ये आंसर, यानी यहाँ हमने लिख दिया कि हमारी पी वैल्यू छोटी है। अगर एफ इनवर्स लेके जाते हैं आर टी, ये भी एक फार्मूला है, तो वी शुड राइट 7.24, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है 24, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है 2904। तो ये हमारे पास उसकी पी वैल्यू आ गई जो कि बहुत स्मॉल। अच्छा, फिर एक होती है एफ इनवर्स के साथ।
दिस वन। अब आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी 0.05, फिर आप देखते हैं 24 ऑब्जर्वेशन है, फिर है 2904। अच्छा जी, अब आप ये देखें 0.57 है आपका एक्सेप्टेबल रीजन। अगर इससे आपकी वैल्यू एफ वैल्यू बड़ी है इन कंडीशन में, तो आपका जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है। ये एफ वैल्यू है, एक्सेप्टेबल रीजन यानी क्रिटिकल रीजन ऑफ एफ। आपकी वैल्यू कितनी 7.29, तो इसका मतलब है कि 0.05 पर आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। सो इसकी जितनी भी डिटेल में आप जाते जाएं उसका हम आपको बता सकते हैं। अच्छा, तो ये हमें समझ आ गई आप लोगों को कि एफ वैल्यू क्या है। देखो, रेशियो ऑफ नोन टू अननोन वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड एफ वैल्यू। तो हमारे डेटा में क्या है 0.441 डिवाइडेड बाय 0.061 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 23.49। अब बच्चों को समझ आई इसकी। तो हम जब भी एफ वैल्यू को लिखेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है, वो हमें बताता है एनोवा के अंदर कि मीन ऑफ एनी टू ग्रुप्स, एनी टू, चाहे आपके 100 ग्रुप भी हैं, मीन बिटवीन ऑफ एनी टू ग्रुप्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, यानी सारे के सारे मीन सेम है, कोई उसमें फर्क नहीं है। दिस इज योर नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट क्या है कि मीन ऑफ एनी टू ग्रुप इज डिफरेंट, मीन बिटवीन एनी टू ग्रुप आर डिफरेंट। तो हमारी इस एक्सपेरिमेंट की जुबान में ये क्या होगा, सीड थिकनेस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रीटमेंट मीन, मतलब ये कि 120 22 की 22 जीनोटाइप की जो सीड थिकनेस है वो सेम है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट क्या है कि कोई से दो जीनोटाइप ऐसी हैं जिनका कम से कम कोई से दो ऐसी जीनोटाइप है जिनका जो मीन है वो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो व्हाट इज पी वैल्यू? P value is basically the probability to accept the null hypothesis, और या इसको यूं भी लिख सकते हैं probability to reject the alternate hypothesis। ये है P value, probability to reject the alternate hypothesis। अब देखें, यहां पर एक बंदा आके मुझे कहता है कि भी 0.05 से भी कम प्रोबेबिलिटी है रेप्लिकेट की, इसका मतलब क्या है? ये बात समझने सारे बच्चे अच्छे से कि देखें 0.05 क्या है 5%, 5% से भी कम चांस हैं इस बात के दुरुस्त होने के, यानी आप ये अपना एक्सपेरिमेंट 100 मरतबा भी करें तो 5% से भी कम चांस है कि सीड थिकनेस को रेप्लिकेट वेरी ना करे, या रेप्लिकेट में ऐसे कह रहा हूं, असल में ये ब्लॉक्स हैं, सीड थिकनेस ब्लॉक्स की वजह से वेरी ना हो, इस बात के चांस कितने हैं 5% से भी कम। दिस इज कॉल्ड पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है कि सीड थिकनेस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रेप्लिकेट। ओके, when you perform your experiment more than 100 times or up to 100 times, there are only 5% chances, or only 5 experiment may happen that the less than 5%, yeah, less than 5 experiment may happen, may give you the result that seed thickness cannot be influenced by replicates। Otherwise क्या है 95% चांस क्या है कि आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो दुरुस्त है। क्या? सीड थिकनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेप्लिकेट और सीड थिकनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीनोटाइप्स। अब बताएं जिसको नहीं समझ आई कि एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेट होता है। सो पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। सो इफ योर नल हाइपोथेसिस accepting probability is less than 5%, it means your alternate hypothesis is accepted. And what is your alternate hypothesis? Your factor is significantly influence your trait. So you have here 3 factors. Third factor is unknown,
you are going to compare your known factor with the unknown, and the ratio is 7.24. So this 7.24 ratio is so much high, showing you the probability of accepting the null hypothesis less than 0.05. ये एक और डिजाइन है हमारे पास, हम इसे कहते हैं फुल फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे कहते हैं टू वे विद इंटरेक्शंस। 3 वैरायटीज थी, 3-1, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, 5-6 ट्रीटमेंट थी, नाइट्रोजन ट्रीटमेंट दी थी, जैसे 10% से 100% तक हो, तो उसके 6 लेवल थे। 3x6 इसका टेक्निकल डिजाइन हो गया, फुल फैक्टोरियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और ये है इंटरेक्शन। जाहिर है इसके 3 रेप्लिकेट थे। तो अब आप ये देखें, वैरायटी की वजह से प्लांट हाइट में जो चेंज है वो सिग्निफिकेंट है। क्यों? ये पी वैल्यू 0.05 से